आज के इस न्यू लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, बोले तो चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी बोल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस नए चैप्टर का रिवीजन का, चर्चा करें इस चैप्टर की। ये भी चैप्टर एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आता है। अब साहब चैप्टर के नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि सबसे पहले हमें इसमें किसके बारे में समझना है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो चर्चा करें हम प्रत्यावर्ती धारा की। धारा बोले तो करंट, जो हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं पिछले चैप्टरों में। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है जो बार बार परिवर्तित हो। बोले तो सिंपल सी बात है कि ऐसा करंट जो समय के साथ बार बार चेंज होता है, ऐसे करंट का नाम क्या रखते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसकी चेंज होने की हालत क्या रहती है, जैसे सपोज करो कि पहले साहब करंट है 0 से बढ़कर 1 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर हुआ, 3 एम्पियर हुआ, बढ़कर साहब ये 3 एम्पियर तक चला गया। फिर 3 एम्पियर पर भी जाकर चैन नहीं पड़ा, फिर घटने लगा, घट कर 0 हो गया। फिर साहब यहां भी बात खत्म नहीं हुई, फिर करंट हो गया -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि करंट ने अपनी दिशा बदल दी। पहले सपोज करो इधर फ्लो हो रहा था, फिर इधर फ्लो होने लगा, विपरीत दिशा में साहब अधिकतम मान हो गया, फिर विपरीत का भी घटने लगा। ऐसा जो मान चेंज होता है, ऐसी धारा को हम क्या बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और ऐसी धारा जो समय के साथ नियत रहती है, उसका नाम रखा जाता है दिष्ट धारा। हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर रिवाइज करके आए हैं, उसमें जो धारा बहती है वो कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा। ठीक है भाई, अच्छा साहब। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी धारा जो समय के साथ बार बार बदले और एक निश्चित समय बाद अपने मानों को रिपीट करे। क्या करे, रिपीट करे, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब साहब धारा बह रही है तो पक्की बात है करंट तब फ्लो होता है जब क्या लगाए जाते हैं, वोल्टेज। जिस वोल्टेज द्वारा ऐसी धारा बह रही होगी, उन वोल्टेज का नाम रखा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण याद रखना है। इतना तो आप जानते हैं कि धारा को किससे लिखते हैं, आई। चर्चा करें हम प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है, वो क्या होता है, I = I0 sin ωt। इसी प्रकार वोल्टेज का जो समीकरण होता है, क्योंकि धारा है तो पक्की बात है वोल्टेज भी होंगे, वोल्टेज का जो समीकरण आता है वो भी कुछ इसी रूप में आता है, V = V0 sin ωt। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कौन क्या है, I0 क्या है, ओमेगा क्या है, T क्या है। तो चर्चा करें सबसे पहले हम I0 की। तो I0 की बात करें तो अभी आपको बताया कि धारा कम ज्यादा होती है। धारा का जो सबसे बड़ा मान होता है, जिसे कहा जाता है शिखर मान, और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है I0। सब बातों की बात यह है कि I0 है धारा का अधिकतम मान, बोले तो शिखर मान। ऐसे ही V0 क्या है, ये भी शिखर मान है, ये वोल्टेज का है। चर्चा करें हम इस साइन के कोण की, तो साइन का ये जो पूरा कोण होता है, इसके लिए एक सिंपल नाम रखा गया है कला। साइन के कोण को क्या कहते हैं, कला। अब साहब इसमें आपको ये W सा लिखा दिख रहा है, जैसे W नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ये भैया 11th क्लास का होता है कोणीय वेग, जिसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। 11th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 2π/T, जहां पर T होता है आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक है भाई, अच्छा साहब T क्या है, समय। अच्छा साहब इतना तो आप समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे वोल्टेज जो समय के साथ बार बार बदलते हैं, समय के साथ बार बार बदलते हैं। समीकरण से भी दिख रहा है कि समय बदलेगा तो धारा बदलेगी, समय बदलेगा तो वोल्टेज बदलेगा। ऐसे धारा या वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा कह देते हैं। अब साहब इस टॉपिक से जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि समय और धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ। कि समय के साथ जब धारा बदलेगी तो कैसे बदलेगी, उसके लिए क्या बनवाता है, ग्राफ। तो साहब ग्राफ और सीख लेते हैं।
तो इसीलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं और क्या खींचते हैं, वाई अक्ष खींचते हैं। अब साहब हमें ग्राफ बनाना है किसका? प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का। तो मैंने दोनों में से किसी एक का समीकरण लिख लिया, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिख लाना। क्या होता है? I = I0 sin ओमेगा टी। टी बदलेगा तो साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो क्या बदलेगा? आई बदलेगी। ठीक है भाई। अच्छा साहब, सिंपल सी बात है कि भाई साहब आई और टी में अगर ग्राफ बनाया जाता है तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। जो मैथ पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि साहब इसका ग्राफ कैसे आता है। ठीक है भाई। समय बदलेगा तो धारा बदलेगी, साइन के अनुसार बदलेगा, मतलब साइन का ग्राफ आता है। अच्छा साहब, यहां पर लिखा जाता है इसमें टी और यहां पर लिख लिया क्या? आई। अब साहब मेन बात ये है कि ग्राफ का थोड़ा मतलब और समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। मैंने ग्राफ पर कुछ पॉइंट नोट किए, ए बी सी डी और यहां पर लिख लिया ई। अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो धारा का मान लगातार बढ़ रहा है, बढ़कर क्या हो गया? अधिकतम हो गया। और अधिकतम धारा को किससे लिखते हैं? I0 से। बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो धारा का मान लगातार कम हो रहा है और सी पर आकर 0 हो गया। सी से डी की तरफ जा रहे हैं, धारा किस में आ गई? माइनस में आ गई, माइनस में अधिकतम हो गई और माइनस में अधिकतम बोले तो माइनस I0 से। डी से ई की तरफ जाएंगे तो भाई साहब फिर से धारा का मान क्या होने लगा? विपरीत दिशा में कम होकर क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा साहब, इसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट होगा। इससे बोला जाता है एक चक्कर। क्या बोलते हैं इसे? एक चक्कर कह देते हैं। और एक चक्कर में लगे समय को कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। एग्जाम में एक चक्कर के लिए ग्राफ पूछा जाता है ज्यादातर, इसीलिए मैंने एक चक्कर का बनाया है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसी प्रकार एग्जाम में कभी कभी वोल्टेज का पूछ लेता है तो वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? V0 sin ओमेगा टी। बस इतना फर्क आएगा कि I की जगह पर V लिख जाएगा और I0 की जगह पर क्या लिख जाएगा? V0 लिख जाएगा। पूरे चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, आधे चक्कर में लगे समय को क्या कहेंगे? आधा आवर्तकाल कहते हैं। ये साल भी क्वेश्चन आया था, अकेला क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, बस ये खींचना था। ठीक है भाई। अच्छा साहब, जो लेवल 1 करा रहे हैं हम, लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 1 नंबर 2 नंबर के कराए जा रही हैं। इसमें सिंपल सी बात है, सरल कराया जा रहा है, चाहे भले ही वो सरल क्वेश्चन 5 नंबर में आया हो। ठीक है भाई। लेवल 3 कराने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेवल 3 में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि 1 नंबर का था वो, लेकिन वो कठिन होगा। ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इतना तो आप समझ गए कि भैया जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो बार बार समय के साथ बदलती है, बार बार समय के साथ बदलती है। और जब कोई राशि बार बार बदलती है तो उसका फिर एवरेज मान आता है। क्या आता है? एवरेज मान। जैसे एग्जांपल की बात करें कि साहब इस क्लास में पहले दिन आए 30 स्टूडेंट पढ़ने, दूसरे दिन आए 32, तीसरे दिन आए 28, तो वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मुझसे ऐसे थोड़ी आवाज दूंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि पहले दिन 28 आए, दूसरे दिन 30 आए, तीसरे दिन इतने आए। उससे फिर एवरेज बताया जाएगा कि आते होंगे इतने। तो ऐसे ही साहब प्रत्यावर्ती धारा बार बार बदलती है तो फिर उसका एवरेज मान निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एवरेज मान। तो चर्चा करें हम प्रत्यावर्ती धारा के एवरेज मान की, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम धारा का कितने परसेंट होता है? 63% होता है। अगर परसेंट हटाते हैं बट्टे 100 करते हैं तो सॉल्व करने पर आ जाता है 0.63 I0। लेकिन ये ध्यान रखना कि आधे चक्र की औसत धारा है, आधे चक्र के लिए। अगर पूरे चक्र के लिए निकालते हैं तो आपको दिख रहा होगा, अभी अभी हमने ग्राफ बनाया कि पूरे चक्र में आधा प्लस में, आधा किस में? माइनस में। तो पूरे चक्र का औसत मान कितना आता है? 0 आता है। पूरे चक्र के लिए एवरेज मान कितना आता है? 0।
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, अधिकतम धारा का कितने परसेंट होता है? 63%, वो भी आधे चक्र का। पूरे चक्र का कितना होता है? 0 होता है। लेकिन भैया इसके बाद आपको एक नेक्स्ट टॉपिक और दे रखा है, वर्ग माध्य मूल मान, जो कि इससे ज्यादा कई गुना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? सिंपल सी बात है, धारा का वर्ग करो, माध्य बोले तो औसत लो, माध्य को औसत को किससे लिखते हैं? बार से। फिर मूल बोले तो उसका क्या ले लिए? वर्ग। किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या बोल देते हैं? वर्ग माध्य मूल मान, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है पैरों में आरएमएस लगाकर। आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी इंग्लिश है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला आता है I0/√2, ये डबल स्टार है, बोले तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी स्लाइड पर। इसी प्रकार अगर हम वोल्टेज का आरएमएस मान निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं, तो भैया आंसर आता है V0/√2। कितना आता है? V0/√2। सर जी I0 V0 क्या है? अभी अभी समझाया है, अधिकतम मान, शिखर मान। सर जी √2 क्या है? √2 तो √2 है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414। और ज्यादा मन चल रहा है, √2 की वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो साहब ये सॉल्व करने पर लगभग आ जाता है I0 का 71%। अप्रोक्सली कितना आता है? I0 का 71%। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, इसके बाद अपना एक आता है नोट पॉइंट, जो कि आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि अमीटर, इतना आप जानते होंगे, अमीटर क्या नापता है? धारा। वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मापन करते हैं। क्या मतलब? शायद आपने जब सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको एक बात बताई गई होगी कि अपने घरों में जो करंट आता है या वोल्टेज आते हैं, वो कौन से वोल्टेज आते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब हमने क्या किया कि अपने घर का साहब तार का करंट नापना है, तो करंट नापने के लिए क्या लेके आएंगे? अमीटर। अमीटर जोड़ा। अब हकीकत तो यह है कि तार में जो करंट है वो बार बार कम ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? कम ज्यादा। लेकिन अमीटर कोई फिक्स मान बताता है। जैसे सपोज करो कि अमीटर जोड़ा, उसने धारा बताई 40 एम्पियर, तो साहब ये जो अमीटर मान जो नापता है ना, वो कौन सा मान नापता है? वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापेगा ना, वो कौन से वोल्टेज नापता है? आरएमएस वोल्टेज। जैसे अमीटर ने धारा नाप के दी इतनी, इसका मतलब ये किसका मान है? IRMS है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमीटर धारा नापता है। कौन सी धारा नापता है? आरएमएस धारा। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। कौन से वोल्टेज नापता है? आरएमएस वोल्टेज। जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों के लिए कला चित्र। सबसे पहले हम चर्चा करें प्रत्यावर्ती परिपथ की। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा हो, ऐसे परिपथ जिसमें क्या हो? प्रत्यावर्ती धारा। ये जो प्रत्यावर्ती परिपथ हैं, मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। मुख्यतः कितनी कैटेगरी में बांटे गए? 3 कैटेगरी में। कौन कौन से? एक तो ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हो। एक साहब ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ होता है जिसमें केवल कुंडली जुड़ी हो, और एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो। इससे साफ फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल देते हैं शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ बोल देते हैं। इससे बोल देते हैं शुद्ध प्रेरकत्व। ये आपको नाम विशेषकर याद रखने हैं। और इसे बोल देते हैं शुद्ध धारितीय परिपथ। अच्छा साहब,
तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस समझते हैं। प्रतिरोध, इतना आप जानते हैं कि कोई तार है, प्रत्येक तार का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसे हमने किससे लिख दिया, आर से। इसके सिरों के मध्य हमने प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया। प्रत्यावर्ती स्रोत बोले तो ऐसा स्रोत जिससे कैसी करंट आए, प्रत्यावर्ती धारा आए। अच्छा साहब, प्रत्यावर्ती स्रोत को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे एक वृत्त सा खींच दो, उसमें लाइन खींच दो, ये अपना क्या होता है, प्रत्यावर्ती स्रोत, जिसके वोल्टेज दे रखे हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा साहब, जोड़ दिया, पक्की बात है इसमें धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा। अच्छा साहब, केवल कुंडली, जिसमें कुंडली जुड़ी हो, एक हमने कुंडली दिखा दी, कुंडली जो कि पिछले चैप्टर में रिवाइज कराई थी, जिसका स्वप्रेरक गुणांक होता है, जिसे प्रेरकत्व भी कहते हैं, इसका स्वप्रेरक गुणांक कितना दे रखा है, L। अच्छा साहब, इसके सिरों के मध्य हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिए, पक्की बात है धारा बहेगी। केवल संधारित्र, ऐसा परिपथ जिसमें सी धारिता का हमने क्या जोड़ दिया, संधारित्र जोड़ दिया, इसे हम क्या बोल देते हैं, संधारित्र युक्त परिपथ। अब साहब, इसके बाद पक्की बात है कि इसमें धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा बहेगी। प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालना, और इस चैप्टर में धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे कहा जाता है प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है। प्रतिबाधा बोले तो रुकावट, तो रुकावट कौन डालेगा, प्रतिरोध। बोले तो इसकी प्रतिबाधा किसके बराबर है, आर के बराबर, प्रतिरोध के बराबर है। अच्छा साहब, पक्की बात है तार द्वारा बनी होगी, तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, ये भी धारा के मारे रुकावट डालती है। चर्चा करें हम इसकी प्रतिबाधा की, तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कुंडली की प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेल से, और इस एक्सेल का नाम रखा गया है, एक स्पेशल नाम रखा गया है एक्सेल का, जिसका नाम रखा गया है साहब प्रेरणिक प्रतिघात, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एक्सेल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, ओमेगा एल। एल क्या है, प्रेरकत्व, ओमेगा वही कोणीय वेग अभी वाला। अच्छा सा, संधारित्र भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और इसकी जो रुकावट है, प्रतिबाधा है, उस रुकावट को रिप्रेजेंट, प्रतिबाधा को साहब रुकावट को रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी को XC से, और XC का नाम रखा गया है धारतीय प्रतिघात। XC का नाम क्या रखा गया है, धारतीय प्रतिघात। और XC का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि XC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया 1/ओमेगा C। क्या होता है, 1/ओमेगा C। देखो तीनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है। धारा के मान रुकावट डाल रहा है प्रतिरोध, धारा के मान रुकावट डाल रही है प्रेरणिक प्रतिघात, बोले तो जाके प्रतिरोध को नाम रखा गया है प्रेरणिक प्रतिघात। इसके प्रतिरोध का नाम क्या रखा गया है, धारतीय प्रतिघात। इसे एक्सेल से लिखते हैं, उसकी प्रतिघात को किससे लिखते हैं, XC से। ठीक है भाई। अच्छा भाई, लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आगे काम आती है, कि भाई साहब जो कि आपके सामने हेडिंग डली है कि हमें क्या बनानी है, कला चित्र। कला चित्र के लिए आपको तीनों चित्र में एक एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन याद रखनी है, जो कि आपके सामने आ रही है, इधर ध्यान दो। पहली बात भैया इसमें सबसे पहले प्रतिरोध की बात करें, वोल्टेज लगाएंगे तो धारा बहेगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि V और I समान कला में होते हैं। दोनों की कला कैसी होती है, समान कला होती है। समान कला का मतलब जब वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा भी क्या होगी, अधिकतम। जब वोल्टेज 0 होगा तो धारा भी क्या होगी, 0। चर्चा करें हम कुंडली पर, तो कुंडली पर वोल्टेज I से π/2 कला में आगे होता है। π/2 कला में क्या होते हैं, आगे। संधारित्र पर वोल्टेज I से π/2 कला में पीछे होते हैं।
ये 3 लाइन भैया आपको याद रखनी है, कला में कहाँ होती है, ये पीछे होती है, और इन्हीं 3 लाइन से बनाए जाते हैं इनके कला चित्र। कला चित्र कैसे बनाए जाते हैं? कला चित्र एक ऐसा चित्र होता है जिसमें वोल्टेज और आई को तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाते हैं? सबसे पहले साहब हमने धारा का तीर दिखाया, ये रहा। V और I किस में है? समान कला में। समान कला का मतलब जैसे आपने I का तीर दिखाया है वैसे ही उसी के ऊपर किसका तीर दिखा दीजिए, V का। V और I सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब किस में है, सेम कला में। बातों ही बातों में इसका कला चित्र बन गया। चर्चा करें इसकी तो VI से π/2 कला में आ गई। सबसे पहले मैंने I का एरो दिखा दिया तो V का एरो, I से π/2 कला में आगे, आगे का मतलब ऊपर, कितना ऊपर, π/2। चर्चा करें हम इसकी तो VI से π/2 कला में पीछे। सबसे पहले मैंने I का एरो दिखाया तो V का एरो कैसे दिखाएंगे? VI से π/2 कला में पीछे, पीछे बोले तो नीचे। लास्ट बात, B और I सेम कला में तो कलांतर 0, कोई कलांतर नहीं है, ठीक है भाई, सेम कला में, एक ही डायरेक्शन में। बोले तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, 0 है। V और I के बीच कोण कितना है, π/2। बोले तो कलांतर कितना है, π/2, और इसमें भी कलांतर कितना है, π/2। ये साफ, ये जड़ है इस चैप्टर की, जो कि आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल आते हैं या आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें इसका यूज है। अब साफ बढ़ते हैं हम आगे साफ इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट परिपथ है LCR परिपथ। LCR परिपथ क्या है? L का मतलब भैया स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व किसका होता है, कुंडली का, तो L स्वप्रेरकत्व की कुंडली। C धारिता का कोई संधारित्र और R कोई प्रतिरोध, तीनों मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इसके सिरों के मध्य हमने क्या लगा दिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिए V0 sin ωt लगा दिए साहब। सबसे पहले हमें इसका कला चित्र बनाना है। कला चित्र बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? कला चित्र बनाने के लिए मेन चीज आपको अभी अभी सिखाई गई थी कि ये 3 चीज याद होंगी आपको, तो कला चित्र बन जाएगा। अच्छा साहब, वोल्टेज लगाए, धारा बहेगी श्रेणी क्रम में। धारा कैसी रहती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। धारा सभी में कैसी होगी, समान। तो हमने धारा का तीर का चिन्ह दिखा दिया, ये धारा का तीर का चिन्ह दिखा दिया। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ते हैं। इसके सिरों के वोल्टेज मैंने लिख दिए VL से, इसके सिरों के वोल्टेज लिख दिए VC से, और इसके सिरों के वोल्टेज लिख दिए हमने किससे, VR से। अब साहब कुंडली के सिरों के वोल्टेज धारा से π/2 कला में आगे, अब ये भी सिखाया है। कुंडली के सिरों के वोल्टेज धारा से कला में कहाँ होते हैं, आगे, कितना, π/2। तो कुंडली के सिरों के वोल्टेज दिखा दिए VL से। संधारित्र के सिरों के वोल्टेज धारा से π/2 कला में पीछे बोले तो नीचे, ये संधारित्र के सिरों के वोल्टेज दिखा दिए। प्रतिरोध के सिरों के वोल्टेज धारा के साथ समान कला में दिखा दिए। अब साहब ये कला चित्र हमने बना लिया इसका। अब कला चित्र बनाने का फायदा क्या है? कला चित्र बनाने का एक ही फायदा है कि भाई साहब इसकी सहायता से हम परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं। परिणामी वोल्टेज निकालने का सेम तरीका ऐसा रहता है जैसे साहब हम सदिशों को सॉल्व करते थे 11th क्लास में। कैसे सॉल्व करते थे? जैसे विपरीत है, कैसे हैं, विपरीत। तो दो विपरीत सदिशों का नेट मान कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा घटाकर। तो इनका परिणामी निकालेंगे बड़े में से क्या घटाकर, छोटा घटाकर। तो बड़े में से छोटा घटाएं, तो बड़े में से छोटा घटाएं। सेम ऐसी बात है कि जैसे एक वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन की ताकत ऊपर लगाई गई है, 2 न्यूटन की ताकत नीचे लगाई गई है, तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। कितने न्यूटन की ताकत से,
3 न्यूटन की ताकत से। तो ऐसे ही साहब अगर इसका और इसका हम परिणामी निकालें तो बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा। सपोज करो कि VL बड़ा था और VC कैसा था, छोटा, तो इनका परिणामी क्या आ जाएगा, VL माइनस VC। दोनों को सॉल्व कर लिया। अब साहब ये और ये का परिणामी निकाले हैं तो दो सदिशों का जो परिणामी है वो कहां आता है, बीच में। इसका और इसका परिणामी कहां आएगा, बीच में। तो परिणामी वोल्टेज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है भैया रूट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस आता है VR स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है। LCR परिपथ के परिणामी वोल्टेज कितने होते हैं, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अच्छा साहब, पक्की बात है कि धारा के मारे रुकावट डल रही होगी। रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। जब इसकी प्रतिबाधा निकाली जाती है तो इसका जो प्रतिबाधा का जो समीकरण आता है, प्रतिबाधा Z से लिखते हैं और इस परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL क्या है, कुंडली की प्रतिबाधा, XC क्या है, संधारित्र की प्रतिबाधा, R क्या है, प्रतिरोध की प्रतिबाधा। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C और R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इस परिपथ की लास्ट बात क्या है, परिणामी वोल्टेज धारा के साथ कोई ना कोई कोण बनाएंगे जिसे कहा जाता है कलांतर। ये कलांतर के लिए भी भैया एक फॉर्मूला आता है, tan फाई बराबर XL अंतर XC बट्टे R। ये कलांतर का भी फॉर्मूला याद रखना है। बोले तो आपको भैया 3 फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, परिणामी वोल्टेज, परिणामी प्रतिबाधा और कलांतर। अब साहब ये क्यों जरूरी है, जरूरी नहीं है LCR परिपथ पर आए। क्वेश्चन इतना परिपथ दिखता है, R को हटा दिया, L और C जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, किसके लिए परिणामी वोल्टेज बनाएंगे, R हटा देंगे, R को हटा दो, कलांतर निकालेंगे, किसको हटा देंगे, R को। बोले तो R को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ऐसे इसमें से R हटा देंगे तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला बन जाएगा। बोले तो ये एक ऐसे फॉर्मूले हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ का परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसी भी परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा निकाल सकते हैं और किसी भी परिपथ की कलांतर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कलांतर। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद भैया जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैद्युत अनुनाद। चर्चा करें हम अनुनाद की तो एक घटना का नाम है। कौन सी घटना है, आइए साहब इसी से समझ लेते हैं। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली और संधारित्र के सिरों के वोल्टेज बराबर हो जाएं, कैसे हो जाएं, बराबर, तो इसी अवस्था को कहा जाता है अनुनाद की अवस्था। जब कुंडली और संधारित्र के सिरों के वोल्टेज आपस में कैसे हो जाएं, बराबर, तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, अनुनाद की अवस्था। अच्छा साहब, जब VL बराबर VC होता है, VL बराबर क्या होता है, VC के, तो देखो जादू, VL बराबर VC, इतना आप जानते हैं कि V = IR, I और L की R कैसे लिखी जाती है, XL से। V बराबर IR, R इसकी किससे लिखी जाती है, XC से। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, श्रेणी क्रम में धारा बराबर है। बोले तो अनुनाद की अवस्था में XL बराबर किसके होगा, XC के, XL बराबर किसके होगा, XC के। और अनुनाद की अवस्था में अगर XL बराबर XC रखें, अनुनाद में अगर चर्चा करें तो XL बराबर XC, तो Z बराबर क्या आ जाएगा, R, क्योंकि ये 0, R स्क्वायर का रूट लेंगे, R आ जाएगा। तो साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, R के बराबर। अच्छा साहब, R स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा था और जैसे ही अनुनाद हुआ, क्या हुआ, अनुनाद, तो R स्क्वायर में साहब कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि XL XC कैंसिल। बोले तो प्रतिबाधा घट गई या बढ़ गई,
तो आर स्क्वायर में पहले कुछ जुड़ रहा था, जैसे ही अनुनाद हुआ, अनुनाद बोले तो एक्सएल बराबर किसके हुआ, एक्सी के, और एक्सएल बराबर एक्सी तो एक कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर में कुछ नहीं जुड़ेगा, बोले तो प्रतिबाधा पहले से क्या हो गई, कम हो गई, और प्रतिबाधा कम तो धारा ज्यादा हो जाएगी। भाई साहब प्रतिबाधा कम बोले तो रुकावट कम, तो धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा तो न्यूनतम होती है और धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। अब साहब एक लाइन में इसकी परिभाषा बनाएं, किसकी, अनुनाद की। कैसे बनाएंगे, किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में जब कुंडली के सिरों के वोल्टेज और संधारित्र के सिरों के वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद की अवस्था। इस अवस्था में प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और धारा क्या हो जाती है, अधिकतम। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साहब अनुनाद क्या होता है। अच्छा साहब, तो यहां से एक बात तो आपको मालूम चल गई कि अनुनाद बोले तो VL बराबर क्या होगा, VC। VL बराबर VC तो इसका मतलब XL बराबर किसके होगा, XC के। XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा इधर ले आए, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/LC। ओमेगा कोणीय वेग, स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओमेगा कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है 2π/T या 2πf भी होता है, जिसमें f क्या होती है, आवृत्ति। 2π/T भी होता है और 2πf भी होता है। f क्या होती है, आवृत्ति। अगर यहां से आवृत्ति निकालूं तो आंसर आ जाएगा 1/2π√LC। और आपको बता दें कि ये जो हमने आवृत्ति निकाली है, इस आवृत्ति को कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति। क्या बोल देते हैं इसे, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है भाई, ये लेवल 2 का क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व कर दिया है, आगे डेरिवेशन आएगा लेवल 2 में एक क्वेश्चन इसका कि अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करो, तो मैंने कर दिया ऐसे ही, फिर एक बार और कर लेंगे बाद में। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद साहब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति की बात करें, इतना तो आप जानते हैं कि अगर किसी परिपथ में वोल्टेज लगाए और वोल्टेज लगाकर धारा बह रही है, तो इतना हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI, शक्ति का फॉर्मूला। लेकिन ये कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती परिपथ है। प्रत्यावर्ती परिपथ में जब वोल्टेज या धारा की बात करें तो लगातार कम ज्यादा होते रहते हैं, तो शक्ति भी क्या हो रही होगी, कम ज्यादा हो रही होगी। साहब जब शक्ति का एवरेज मान निकाला जाता है, तो एवरेज मान निकाला जाता है तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि V की जगह पर VRMS आ जाता है, I की जगह पर IRMS आ जाता है, और पड़ोस में आ जाता है cos फाई। सर जी VRMS है वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान, जो कि आपने अभी अभी पढ़ा था, V0/√2। IRMS क्या है, I0/√2। cos फाई में जो फाई है वो क्या है, V और I के बीच का कलांतर। क्या है, कलांतर। ठीक है भाई। अच्छा साहब, V और I के बीच का कलांतर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इस चैप्टर का जो कि लास्ट टॉपिक बनता है ट्रांसफार्मर। चर्चा करें हम ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति का नाम है, एक यंत्र का नाम है, वो एक ऐसा यंत्र है जो वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। वोल्टेज को क्या करता है, कम ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो वोल्टेज को, कम वोल्टेज को बढ़ा सकता है या ज्यादा वोल्टेज को घटा सकता है, लेकिन ओनली ये यूज होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ बस कर सकता है, डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे तुम ये जोड़ो, ये मानो कि भाई साहब एक बैटरी के वोल्टेज है और बैटरी के वोल्टेज को हमें घटाना बढ़ाना है, तो बैटरी कौन से वोल्टेज बनाती है, डीसी वोल्टेज बनाती है। तो उस वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर द्वारा कम ज्यादा नहीं कर सकते। बोले तो ट्रांसफार्मर स्पेशल बनाया गया है कौन से वोल्टेज के लिए, प्रत्यावर्ती। ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को बढ़ा दे, ऐसे ट्रांसफार्मर का नाम रखा गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा दे उसका नाम रखा गया है अपचायी ट्रांसफार्मर। अब साहब ट्रांसफार्मर जब बनाते हैं इसकी रचना वगैरह तो आपको डिटेल में लेवल 2 में समझाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समझें तो ट्रांसफार्मर जो मेन चीज होती हैं वो होती हैं 2 कुंडली होती हैं। कितनी कुंडली होती हैं? 2 कुंडली। एक कुंडली ये दर्शा दी, एक कुंडली मैंने कहाँ दर्शा दी? नीचे। एक कुंडली तो साहब वो होती है जिसके सिरों के मध्य निवेशी वोल्टेज लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में ट्रांसफार्मर रखे होते हैं तो एक तरफ से तो वो तार जोड़े जाते हैं जिनमें करंट बाहर से आ रहा है, बोले तो इनपुट तार, और एक तरफ से क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो एक तरफ साहब एक कुंडली में तो इनपुट लगा दिया, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेशी, और एक कुंडली से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, बोले तो निर्गत वोल्टेज मिलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत। जिसमें निवेशी बोले तो इनपुट करंट लगाया जाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक कुंडली, और साहब जिससे आउटपुट मिलता है बोले तो जो लाइन अपने घरों में आती है ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट करंट लेके आती है उसे कहा जाता है द्वितीयक कुंडली। इसे साहब इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। सपोज करो कि भाई साहब इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज लगाए गए वो लिखे Vp से, और इसके सिरों से जो वोल्टेज मिले वो हमने लिखे किससे? Vs से। अब वोल्टेज में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि भाई साहब निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज का जो अनुपात है वो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। क्या मतलब? इसके वोल्टेज बोले तो आउटपुट वोल्टेज, जैसे सपोज करो ट्रांसफार्मर है, कहीं फीटर से लाइन आई है, 11,000 वोल्टेज लगेंगे उसमें, और उसने 11,000 वोल्टेज के बना दिए 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट तो हो गए आउटपुट और 11,000 क्या हो गए? इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात उसमें कुंडलियों के अनुपात के कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। और एक ट्रांसफार्मर से संबंधित लास्ट बात बोले तो ट्रांसफार्मर की दक्षता काम आ जाती है। क्या काम आ जाती है? दक्षता। दक्षता क्या होती है? दक्षता सिंपल सी बात है, किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति बोले तो पी से लिखते हैं, निर्गत बोले तो सेकेंडरी कुंडली की शक्ति, और ट्रांसफार्मर की इनपुट शक्ति निवेशी शक्ति बोले तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति का जो अनुपात होता है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दक्षता। तो ये आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखने, एक तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज का फॉर्मूला और एक ट्रांसफार्मर की क्या? दक्षता। ठीक है भाई। अब साहब आज की क्लास में मैंने जो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट रिवाइज कराया है। क्या कराया है? रिवाइज। चर्चा करें साहब इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बोले तो सब बातों की बात ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसका जो रिवीजन मैंने कंप्लीट चैप्टर का करा दिया है, लेकिन चर्चा करें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आते हैं। ठीक है भाई, वो प्रैक्टिस कराई जाएगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर।